गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप सभी। अ, हमने जो लास्ट क्लास थी हमारी, उसमें हम पढ़ रहे थे लहसा की ओर लेसन। और उसमें हमने पढ़ा था कि जो लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन और उनके एक दोस्त थे, मंगोल दोस्त, जिनका सुमति नाम था। वे दोनों लासा की पैदल यात्रा पर गए हुए हैं। तो वो दोनों तिडरी पहुंच गए थे और वहाँ पे जो उनके दोस्त थे सुमति, वो एक बौद्ध भिक्षु थी और वो अपने यजमानों के पास जाकर उनको गंडे देने का काम कर रहे थे। गंडे मैंने बताया था क्या होते हैं। तो लेखक बता रहे हैं कि उसके गंडे कभी ख़त्म नहीं होते थे, क्योंकि जो बोध गया से वो कपड़े लेके आया था जिससे वो गंडे बनाता था, जब वो कपड़ा ख़त्म हो गया तो उसने वहीं से कपड़ा खरीद के, एक साधारण कपड़ा खरीद के उसके गंडे बनाकर अपने यजमानों को देने शुरू कर दिए और उसके बदले वो उनसे पैसे लेता था। तो लेखक बता रहे हैं कि जब वो कहाँ पे पहुँच गए थे, तिडरी में, तो वहाँ पर भी सुमति के यजमान थे और वो अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब आगे देखिए। मैंने सोचा ये तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लासा पहुंचकर रुपये दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे ही कि तेज धूप में चलना पड़ रहा है। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से मोटे कपड़े से सिर को ढांक लिया जाए तो गर्मी खत्म हो जाती है। तो जब लेखक को पता चला कि सुमति है वो यहाँ भी अपने यजमानों के पास जाना चाहते हैं, तो लेखक सोचते हैं कि ये तो हफ्ता यानी 7-8 दिन तक अपने यजमानों के पास चले जाएंगे और पीछे से लेखक अकेले रह जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे लेखक को कोई और जानता नहीं था। इसलिए वहाँ अकेले लेखक बोर महसूस करते। इसलिए उन्होंने सुमति से कहा कि आप जिस गांव में हम ठहरते हैं उसमें तो आप गंडे दे आ सकते हो, गंडे देने जा सकते हो, लेकिन जो आसपास के गांव हैं उसमें आप मत जाओ, क्योंकि मैं पीछे से अकेला रह जाता हूँ। और जो गंडे देने के बदले तुम जो पैसे लेते हो अपने यजमानों से, उसके पैसे मैं तुम्हें दे दूँगा लासा पहुंचकर। तो सुमति उनकी इस पेशकश को स्वीकार कर लेते हैं और आसपास के गांव में नहीं जाते। तो अगला दिन लेखक कह रहे हैं कि अगले दिन वो आगे चलने के लिए तैयार हो गए। वो बता रहे हैं कि हम सुबह नहीं चले, 10-11 बज गए थे हमें वहाँ से निकलने में, तो वहाँ तेज धूप हो गई थी। आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं, ललाट धूप से जल रहा है। ललाट का मतलब क्या होता है? माथा। और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ की धूप ऐसी है कि अगर वो सीधी पड़ती है तो बहुत तेज महसूस होती है, लेकिन अगर हल्की सी भी हम किसी चीज़ से छाया कर लेते हैं तो फिर हमें ठंड महसूस होती है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें ला दी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिडरी में भी थे, लेकिन वो एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर सेकर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तो लेखक उस रात कहाँ रुके थे? तिडरी में। तो बता रहे हैं कि वहाँ पर भी सुमति के यजमान थे, लेकिन वो किसी और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए वो किसी से मिलने का बहाना करके कहाँ चल दिए वो दोनों? सेकर विहार में। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। तो वहाँ की जो जमीन है वो किस में बटी हुई है? छोटे बड़े जागीरदारों में। जैसे हमारे यहाँ जमीन किसानों में बटी हुई है, उसी तरह वहाँ जिसमें जमीन बटी हुई है उनको क्या कहते हैं? जागीरदार। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथ में है। मठ क्या होते हैं? विहार, जो मंदिर आदि की देखरेख का काम करते हैं वो संस्थाएं। तो जमीन का बहुत ज़्यादा हिस्सा, जागीर का मतलब क्या होता है? ये जो जमीन है इनका बहुत ज़्यादा हिस्सा उन मठों के अधीन है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। तो जो जागीरदार होता है वो कुछ खेती खुद करता है
और उसके लिए जो काम करने वाले मजदूर होते हैं वो उसे बेगार में मिल जाते हैं। बेगार का मतलब हमने पिछले लेसन में भी पढ़ा था माटी वाली में। बेगार का मतलब क्या होता है, बिना पैसे लिए किसी के घर काम करना या मजदूरी करना, उसे बेगार कहते हैं। तो वहाँ जो जागीरदार होते हैं उनकी ज़मीनों पर जो लोग खेती करते थे वो ही उनकी खुद की खेती का भी काम कर देते थे और उसके बदले वो पैसे नहीं लेते थे। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। तो जो जागीरें होती हैं, जो मठों की ज़मीनें होती हैं, उनकी देख रेख के लिए मठ की संस्था एक भिक्षु को यानी वहीं से अपने किसी एक आदमी को उसकी देख रेख के लिए भेज देती है और उसका रुतबा जो जागीर के आदमी होते हैं जो वहाँ पे खेती करते हैं उनके सामने एक राजा की तरह ही होता है। जिस तरह राजा अपनी प्रजा पर हुक्म चलाता है उसी तरह जो भिक्षु होता है वो भी उस जागीर पर काम करने वालों के लिए के ऊपर एक राजा की तरह ही हुक्म चलाता है। सेकर की खेती के मुखिया भिक्षु नमशे बड़े भद्र पुरुष थे। तो जो सेकर विहार की जागीर थी वहाँ जो मठ के अधीन जमीन थी उसको देख रेख करने वाले भिक्षु का क्या नाम था, नमशे। वो एक भद्र शालीन पुरुष थे। वो बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यानी कि लेखक और उसके जो मित्र थे वो उस समय एक भिक्षु के वेश में थे, लेकिन फिर भी जो वहाँ के भिक्षु थे नमशे वो उनसे बहुत ही प्रेम से मिले। उन्हें अपने रुतबे का घमंड नहीं दिखाया। प्रश्न आ रहे हैं बेटा हमारे कि सुमति कहाँ जाना चाहता था। तो वो अपने यजमानों के पास जाना चाहता था। तिब्बत में धूप कैसी होती है, बहुत तेज होती है। अगला प्रश्न है तिब्बत की जमीन किस में बटी हुई है। तो छोटे बड़े जागीरदारों में। तिब्बत की खेती की देख रेख का उत्तरदायित्व किसका होता है, वहाँ का जो भिक्षु होता है मठ का उसका। और उसकी हैसियत कैसी होती है, एक राजा के जैसे। सेकर की खेती के मुखिया भिक्षु किस स्वभाव के पुरुष थे, वो एक भद्र पुरुष यानी मिलनसार थे। उनमें जरा भी घमंड नहीं था और नाम क्या था उनका, नमशे। अब आगे देखिए तो जो लेखक और सुमति है वो किससे मिलने गए थे, जो सेकर विहार के मुखिया थे यानी वहाँ की जो जमीन के जागीरदार थे जो भिक्षु जिनका नाम नमशे था उससे मिलने वो गए थे। तो यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। पोथियों का मतलब क्या होता है, पुस्तकें। बुद्ध वचन अनुवाद, जो बुद्ध महात्मा बुद्ध के जो संदेश हैं, जो उपदेश हैं, उनका अनुवाद किया गया था और इनको क्या कहते हैं, कंजूर। कंजूर का मतलब क्या होता है, जो बुद्ध महात्मा बुद्ध के उपदेशों को उनकी भाषा में अनुवाद करके जो पुस्तकें लिखी थी उनको कंजूर कहा जाता है। और उनकी संख्या कितनी थी, 103। मेरा आसन भी वहीं लगा। तो जो लेखक के सोने का स्थान है वो उन पुस्तकों के पास ही था। वह बड़े मोटे कागज पर एक अच्छे अक्षर में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं रही होगी। सेर का मतलब किलो, यानी प्रत्येक पुस्तक का वजन कितना था, 15 किलो। सुमति ने फिर पास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। पुस्तकों के भीतर था का मतलब अब वो पुस्तकें पढ़ने में लीन हो गए थे, इसलिए अब उन्हें वहाँ अकेलापन महसूस नहीं होने वाला था क्योंकि वहाँ वो पुस्तकें पढ़ने में व्यस्त हो गए थे। इसलिए जब सुमति ने अपने यजमानों के पास जाने की बात कही तो उन्होंने उसे जाने दिया। आगे हमारा प्रश्न बनेगा कि पहले लेखक ने सुमति को अपने यजमानों के पास जाने से रोका लेकिन दूसरी बार उसने ऐसा क्यों नहीं किया। तो पहली बार जब वो कहाँ पर थे, तिड्री में, तो वहाँ पे लेखक की जान पहचान का कोई व्यक्ति नहीं था, इसलिए उन्हें वहाँ पे अकेलापन महसूस हो रहा था, जिसके कारण उसने सुमति को उसके यजमानों के पास जाने से रोका। लेकिन दूसरी बार सेकर विहार में उसने अपने यजमानों के पास जाने के लिए सुमति को क्यों नहीं रोका, क्योंकि वहाँ पे वो
बुद्ध वचन की जो पुस्तकें थी उनको पढ़ने में व्यस्त हो गया था, इसलिए वहाँ उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होने वाला था। इसलिए उसने सुमति को अपने यजमानों के पास जाने दिया। दूसरे दिन वो गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वो उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तो लेखक ने सोचा कि अब सुमति 2-3 दिन में आएगा, लेकिन वो उसी दिन दोपहर के बाद वापस आ गया। तिडरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो लेखक बता रहे हैं कि जो तिडरी गांव था वो वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए वो पैदल ही अपना अपना सामान उठाकर वापस चल पड़े। यहाँ पे हमारा पाठ खत्म होता है बेटा। आज आपको PDFs मिलेंगे, उनके प्रश्न उत्तर आपको नोटबुक में लिखने हैं। मंदिर में किसके द्वारा लिखित और कितनी पोथियाँ रखी हुई थी? हस्तलिखित यानी हाथ से लिखी हुई 103 पोथियाँ रखी हुई थी। लेखक का आसन कहाँ पर था? उन पोथियों के पास ही। वहाँ रखी गई प्रत्येक पोथी का वजन कितना था? 15-15 से। लेखक ने सुमति को अपने यजमानों के पास जाने की अनुमति क्यों दे दी? क्योंकि वो अब पोथियाँ पढ़ने में मग्न हो गया था। तो ये हमारा पाठ यहाँ पे ख़त्म होता है बेटा। आज आपको प्रश्न उत्तर मिलेंगे जो आपको अपने फिर नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। थैंक्स।